दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन एपिसोड 52। प्रणाली की एंट्री, शिवाय की गिल्ट, साजिश का शिकार ईशानी और सच सामने आया। उसकी बात सुनकर केशव ने अपने हाथों की पकड़ कसते हुए कहा, लेकिन तुम उसे मना भी तो कर सकती थी। ये सुनते ईशानी ने चौंकते हुए उसे देख रही थी और हैरान होते हुए बोली, आपको पूरी बात पता भी है या नहीं? आप आधी अधूरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? केशव को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बेदर्दी से उसकी कमर को मसलते हुए चिल्लाकर कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने तुम्हें आजादी दी है, तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी ऐसा गहरा मेरी इज्जत उछाले ले। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी के जिस्म पर से अपने हाथ हटा लिए। वो कसके अपनी आंखों बंद किए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर उसका गुस्सा बढ़ा तो वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। वही ईशानी अपनी नम आंखें लिए अपनी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैरते हुए महसूस कर पा रही थी। उसने आज तक केशव का ये रूप नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केशव कभी इतना गुस्सा भी कर सकता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कार के बाहर निकलो। ईशानी नम आंखें लिए उसे देखने लगी। केशव ने थोड़ी सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा कार के बाहर निकलो। ईशानी ने धीरे से कहा, आप मेरी बात सुनिए। केशव ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हट करूं? लिसन, मैं इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में हूं। मुझे भी नहीं पता, कर मेरा गुस्सा बढ़ा तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा, इसलिए प्लीज कार के बाहर निकलो अभी, इसी वक्त। अब आगे। इस वक्त उसका पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ईशानी उसे देखकर घबरा गई थी। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और रोते हुए वहां से चली गई। वहीं केश ने शीशाए पर जोर का पंच मारा और अपनी आंखें बंद किए अपने गुस्से को शांत कर रहा था। जैसे जैसे उसे का गुस्सा शांत हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी क्या किया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, दिस इज नॉट डन। यह मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं? वो जितना अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ईशानी कॉलेज के अंदर जा चुकी थी। वही कार से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक लड़की केशव की कार को देख रही थी। उसने जाती हुई ईशानी को देखा और अपने कदम केशव की कार की तरह बढ़ा दिए। कार में बैठा केशव, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, यह बिल्कुल भी सही नहीं किया मैंने। ओह गॉड, मुझे क्या हो रहा है? एक बार उसके आंसुओं के बारे में सोचना चाहिए था। उसने रहेगी सांस ली कि तभी उसके विंडो पर किसी ने नॉक किया। उसने पीछे पलट कर देखा तो बाहर एक लड़की की परछाई उसने दिखाई दी। उसने धीरे से शीशा नीचे किया तो सामने खड़ी लड़की को देख उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतरा। वो लड़की जिसने ब्लू स्किनी जीन्स और ब्लैक वॉब टॉप और शर्ट पहनी हुई थी, उसने हाथ में डायमंड का एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। उस लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आपकी वाइफ के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना था। वाइफ शब्द सुनते ही केशव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो घूर के उस लड़की को देखा और तुरंत कार के बाहर निकल गया। वो इस वक्त उस लड़की के सामने खड़ा हुआ था। वही उसके गुस्सैल नजरों को देख उस लड़की ने धीरे से कहा, रिलैक्स, मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बस अभी अभी देखा कि आपकी वाइफ रोते हुए गई है और मैं आपके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कॉलेज में मेरा एडमिशन कुछ ही दिनों पहले हुआ है। मैं बस आपको जो कॉलेज में असल में हुआ वो दिखाना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने तुरंत अपने फोन में एक वीडियो प्ले करके केशव की तरफ किया। केशव उसे लड़की को घूरने लगा और उसने अपनी उसे वीडियो पर देखा जहां ईशानी ने डैनी को रिजेक्ट कर उसे कई थप्पड़ भी मारे थे। ये देखते ही केशव के होठों पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। उसकी ठंडी नजरें डैनी के ऊपर टिकी हुई थी। डैनी को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वीडियो खत्म हुआ। उसने फोन उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम अपने कॉलेज जा सकती हो। ये कहते हुए वो वहां से जाने के लिए पलटा। उसे लड़की ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगे? ये सुनकर केशव ने एक नजर लड़की को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम अभी तक जिंदा खड़ी हो, ये काफी नहीं है? उसकी आवाज काफी खतरनाक थी। वो लड़की उसकी आवाज सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। वहीं केशव सीधा अपनी कार में बैठा और उसकी कार काफी तेजी की स्पीड से वहां से निकल गई। वहीं लाइब्रेरी के एक कोने में चेयर पर ईशानी बैठी हुई अपने दोनों हाथ में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी। उसे इस वक्त काफी रोना आ रहा था। उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा और शिवाय से नाराजगी हो रही थी। केशव ने बिना सोचे समझे, बिना सच जान उसे पर इतना सारा गुस्सा कर दिया। उसे नहीं पता था कि केशव को ये सब पता कैसे चला। वो रोते हुए अपने आप से बोली, भगवान जी, इसमें भला मेरी क्या गलती थी? यह इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वो मुझे प्रपोज करे। अगर कोई लड़की इन्हें प्रपोज करे और मैंने देख लूं तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा, लेकिन मेरे पास आने से पहले सच जान लेते तो।
ये कहते हुए वो दोबारा से रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया हुआ था, तभी किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने एकदम से चौंकते हुए नजर उठाकर सामने देखा। सामने वही लड़की खड़ी थी जो अभी थोड़ी देर पहले के केशव से मिली थी। ईशानी उसे देखकर कंफ्यूज हो गई। वो लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास झुककर बोली, चिंता मत करो, वो इंसान ऐसा ही है, वो हमेशा किसी न किसी पर गुस्सा करते रहते हैं, उनके गुस्से को इतना सीरियस मत लो। ईशानी कंफ्यूजन करते देखने लगी और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पति मिस्टर केशव पाठक की बात कर रही हूँ। ये कहते हुए वो चेयर पर बैठी और ईशानी को देखकर बोली, वैसे उनका गुस्सा करना भी जायज था, कॉलेज में जो हुआ और जो उन्हें पता चला उसके बाद उनका गुस्सा लाजमी है। ये सुनकर ईशानी ने उसे घूरते हुए बोली, क्या लाजमी है? उन्होंने बिना सच जाने मुझ पर गुस्सा किया। उसके सामने खड़ी उसे लड़की ने परेशान होते हुए उसे देखा और एक बार फिर वही पोस्ट ईशानी को दिखाई जहां डैनी उसे प्रपोज कर रहा था। उसे पोस्ट की हेडलाइन को पढ़ते ही ईशानी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वह हैरान होकर पोस्ट को देखने लगी। तभी उसे लड़की ने शांत आवाज में कहा, अब समझ आया मिस्टर पाठक इतने गुस्से में क्यों हैं? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट लिस्ट को देखो। ईशानी ने कंफ्यूज होते हुए कमेंट लिस्ट को चेक किया। जैसे ही उसने कमेंट लिस्ट को ऑन किया तो न जाने कितने लोग उसे गालियां सुना रहे थे, उसे भला बुरा कह रहे थे। जैसे जैसे वो कमेंट पढ़ी जा रही थी उसकी आंखों में आग उगलने लगती जा रही थी। उसने धीरे से उसका फोन वापस किया, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उसने सामने खाली उसे लड़की को देखते हुए कहा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कई बार कॉलेज में तो देखा है लेकिन कभी तुमसे बात नहीं हुई। तुम यहाँ इस लाइब्रेरी में? उसे लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम प्रणाली राठौर है एंड आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट। तुमने मुझे देखा होगा लेकिन मैं तुम्हें ना जाने कितनी बार देखा है और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती भी हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें मिस्टर पाठक की घर से निकलते हुए देखा। ये सुनकर ईशानी चौंकी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वो रिलैक्स, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, बस वहां से गुजर रही थी तो जाते जाते तुम दोनों पड़ गई। ना चाहिए, चिंता मत करो, मैंने मिस्टर पाठक को सारी सच्चाई बताती है और आई होप कि उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में आपने उन्हें सारा सच बता दिया? प्रणाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना हूं? मैं कोई चालबाज लड़की नहीं हूं जो दूसरों के खिलाफ चालबाजियां करते थे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है, लेकिन कोई किसी को बेवजह फंसाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हें जैसे फंसाया गया है ठीक उसी तरह डैनी भी फंसाया गया है। ये सुनते ही ईशानी ने चौंकते हुए कहा, एक सेकंड, मुझे तो फंसाएगा लेकिन डैनी को कोई कैसे फंसा सकता है? आप जानती है उसने कितना गलत किया है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? और उसने वो पोस्ट और भी? प्रणाली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने वो पोस्ट नहीं की, उसे खुद तुम्हारे नाम से किसने लेटर भेजे थे 3-4, मैं उसी की क्लास में हूँ। ये सुनते ही ईशानी की आंखें छोटी हो गई। उसे लड़की ने माथे को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे नाम से डैनी को लव लेटर लिख रही है ताकि वह ये सोचे कि तुम उसे पसंद करती हो और इसीलिए उसने आज वो तमाशा किया, लेकिन तुमने अनजाने में ही सही लेकिन डैनी को गुस्सा दिलाया है। संभाल के ये ना, डैनी बहुत खतरनाक है। ईशानी बस उसकी बात सुनती जा रही थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और समिति शॉपिंग मॉल आए हुए थे। समिति मुंह बनाते हुए आदित्य को देखकर बोली, यह आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ज्यादा शॉपिंग करने वाली हूं? आपको अगर पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, मैं लोन ले लूंगी बैंक से, लेकिन आप इस तरह ताने मत मारिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ज्यादा शॉपिंग मत करना, मैं तुम्हारे बैग नहीं उठाने वाला। समिति उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगे? आप मुझे शॉपिंग पर लेकर आए हैं, आपको मेरे बैग उठाने पड़ेंगे? मैं लड़की हूँ, लड़कियों को ढेर सारी शॉपिंग करने की आदत होती है, आप उनकी आदत बदल नहीं सकते मिस्टर आदित्य नारायण। आदित्य ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या करोगे कि मैं तुम्हारी आदत बदल पाऊं तो? समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बदल सकते, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा अगर आपने मेरी आदत बदलने की कोशिश की। बड़े कंजूस है आप, बहुत नहीं खर्च करवाएंगे, आपके पैसे ज्यादा नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसका चेहरा उतर गया था, वो आगे आगे चलने लगी, वहीं उसके पीछे पीछे अपने होठों पर शैतानी मुस्कान ले रहा आदित्य चिढ़ते हुए, ओह जंगली बिल्ली, तुम जल्दी नाराज हो जाती हो, बट आई प्रॉमिस तुम्हारी यही नाराजगी मैं दूर करूंगा आज शाम की पार्टी में। उसके होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 53, आदित्य का समिति से फ्लर्ट और पार्टी की शॉपिंग, मेरा मूड बदल जाए। उसे लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम प्रणाली राठौर है एंड आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट। तुमने मुझे देखा होगा लेकिन मैं तुम्हें ना जाने कितनी बार देखा है और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती भी हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें मिस्टर पाठक की घर से निकलते हुए देखा। ये सुनकर ईशानी चौंकी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा,
वो रिलैक्स, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, बस वहां से गुजर रही थी तो जाते जाते तुम दोनों पड़ गई। ना चाहिए, चिंता मत करो, मैंने मिस्टर पाठक को सारी सच्चाई बताती है और आई होप कि उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में आपने उन्हें सारा सच बता दिया? प्रणाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना हूं? मैं कोई चालबाज लड़की नहीं हूं जो दूसरों के खिलाफ चालबाजियां करते थे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है, लेकिन कोई किसी को बेवजह फंसाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हें जैसे फंसाया गया है ठीक उसी तरह डैनी भी फंसाया गया है। ये सुनते ही ईशानी ने चौंकते हुए कहा, एक सेकंड, मुझे तो फंसाएगा लेकिन डैनी को कोई कैसे फंसा सकता है? आप जानती है उसने कितना गलत किया है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? और उसने वह पोस्ट और भी? प्रणाली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने वो पोस्ट नहीं की, उसे खुद तुम्हारे नाम से किसने लेटर भेजे थे 3-4। मैं उसी की क्लास में हूँ। ये सुनते ही ईशानी की आंखें छोटी हो गई। उसे लड़की ने माथे को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे नाम से डैनी को लव लेटर लिख रही है ताकि वो ये सोचे कि तुम उसे पसंद करती हो और इसीलिए उसने आज वो तमाशा किया, लेकिन तुमने अनजाने में ही सही लेकिन डैनी को गुस्सा दिलाया है। संभाल के, ये ना, डैनी बहुत खतरनाक है। ईशानी बस उसकी बात सुनती जा रही थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और समिति शॉपिंग मॉल आए हुए थे। समिति मुंह बनाते हुए आदित्य को देखकर बोली, यह आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ज्यादा शॉपिंग करने वाली हूं? आपको अगर पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, मैं लोन ले लूंगी बैंक से, लेकिन आप इस तरह ताने मत मारिए। अब आगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ज्यादा शॉपिंग मत करना। मैं तुम्हारे बैग नहीं उठाने वाला। समिति उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगे? आप मुझे शॉपिंग पर लेकर आए हैं, आपको मेरे बैग उठाने पड़ेंगे? मैं लड़की हूं, लड़कियों को ढेर सारी शॉपिंग करने की आदत होती है, आप उनकी आदत बदल नहीं सकते मिस्टर आदित्य नारायण। आदित्य ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या करोगे कि मैं तुम्हारी आदत बदल पाऊं तो? समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बदल सकते, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा अगर आपने मेरी आदत बदलने की कोशिश की। बड़े कंजूस है आप, बहुत नहीं खर्च करवाएंगे, आपके पैसे ज्यादा नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसका चेहरा उतर गया था, वो आगे आगे चलने लगी, वहीं उसके पीछे पीछे अपने होठों पर शैतानी मुस्कान ले रहा आदित्य चिढ़ते हुए, ओह जंगली बिल्ली, तुम जल्दी नाराज हो जाती हो, बट आई प्रॉमिस तुम्हारी यही नाराजगी मैं दूर करूंगा आज शाम की पार्टी में। उसके होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। वो दोनों तुरंत एक शॉपिंग मॉल के बाहर इंटर हो गए। शॉपिंग मॉल काफी आलीशान था, जिसमें ना कि लाखों के कपड़े थे, डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े थे। वो दोनों सीधा एक लेडीज गारमेंट शॉप के अंदर चले गए, जहां बाहर ही आदित्य खड़ा हुआ था। वो लगातार उस शॉप के नाम को पढ़ रहा था। वही ईशानी अंदर जो शॉपिंग कर रही थी। आदित्य घूरते हुए कहा, ये लड़की मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकती है? ऐसा कौन सा सामान खरीदना है इसे यहाँ पर? वो अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। लगभग 15 मिनट बाद समिति शॉपिंग करके वापस आए। वो आदित्य को देखकर चौंक गई और हैरान होकर पूछा, आप यहीं पर हैं? मैंने कहा था कि अपने लिए कुछ खरीद लीजिए। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुमने क्या खरीदा है और ऐसा क्या सामान है जो तुम मेरे सामने नहीं खरीद सकती? ये सुनकर समिति ने चौंकते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको सामने क्यों खरीदेंगे? ये सुनकर आदित्य ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं खरीद सकती? मैं आदित्य हूं, तुम मुझे जानती हो, तुम यहाँ मेरे साथ शॉपिंग करने आई हो लेकिन मेरे साथ नहीं कर सकती, ऐसा क्यों? समिति ने शर्माते हुए मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन सभी तरह के कपड़े हम आपके साथ नहीं खरीद सकते ना, इसमें हमारी पर्सनल कपड़े हैं। आदित्य ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पर्सनल का क्या मतलब होता है? तुम्हारे सारे कपड़े मैंने उस दिन चूज किए थे, उसे दिन याद है ना तुम्हें? समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, आप समझते क्यों नहीं? आदित्य ने तिरछी मुस्कान लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ये सुनते ही समिति का मुंह खुला का खुला है क्या? वो तुरंत अपने बैग को अपने पीछे करते हुए शर्माकर और हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, आपने कोशिश की तो हम आपको पीटेंगे। आदित्य ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या तुम मुझे पीटोगी? सीरियसली? समिति ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, आदित्य जी आप ऐसा क्यों करें, आप प्लीज हमेशा मजबूर मत कीजिए, इसमें हमारे अंडरगारमेंट्स है। उसने जैसे जैसे लड़खड़ाती जबान से कहा। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो मैं देख कर रहूंगा, चलो अभी तुम्हारे लिए कुछ और कपड़े सिलेक्ट करने हैं। ये कहते हुए वो समिति का हाथ पकड़ ले एक दूसरे लेडीज काउंटर पर चला गया, जहां न जाने कितने डिजाइनर के डिजाइन की हुई वेस्टर्न ड्रेस थी। उन सभी को देखकर समिति की आंखें फैलती जा रही थी। उसने ये सभी कपड़े किसी फिल्मी स्टार को पहनते हुए देखा था, वह आज पहली बार इन कपड़ों को देख रहे थे। उसने चौंकते हुए कहा, ओ माय गॉड आदित्य जी, देखिए ये तो कितने अच्छे कपड़े हैं ना, अनबिलीवेबल। आदित्य ने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा ये देखो, ये ब्लू कलर की, शायद तुम्हें पसंद आए। समिति ने उसे ड्रेस को देखा कि तभी उसकी नजर उसके बगल वाली ड्रेस में चली गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं यह नहीं, यह वाली देखिए, यह व्हाइट वाली।
यह एक डार्क व्हाइट स्लिप डाइवर्सिटी जो कि बैकलेस है। आदित्य ने ना में सिर हिला दिया और एक ड्रेस उसे दिखाया तो समिति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन ये तो काफी छोटी है और यह बैकलेस भी है, हमारी कमर लोगों को दिखेगी ना इसमें। आदित्य ने उसकी कमर की तरफ अपनी नजर जमाते हुए कहा, हम ये तो अच्छी बात है ना, कुछ तो दिखेगा मुझे। उसकी बात सुनकर समिति ने शर्माते हुए उसे देखा और उसकी नजर अपनी कमर पर महसूस कर उसने तुरंत अपने हाथ अपनी कमर पर रखे आदित्य को देखकर बोली, आप हमारी कमर को नजर मत लगाए, आपकी नजर लगने से हमारा वेट बढ़ जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। आदित्य ने इविल स्मारक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर लूंगा, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। समिति ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा, एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज? हमें एक्सरसाइज पसंद नहीं, हम बस खाना कम खाते हैं ताकि हम पतले रहें, इसके अलावा कुछ नहीं आता हमें। आदित्य ने उसके होठों पर अपनी नजर जमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आई विल टीच यू, तुम्हें काफी पसंद आएगी वो एक्सरसाइज। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वही समिति बस कंफ्यूज होकर उसे देखते आ रही थी। उसने कई सारी ड्रेस सिलेक्ट की। आखिर में समिति ने आदित्य के कहने पर एक डार्क रेड कलर की पेफ्लन ड्रेस लड़की जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी, वो इस वक्त ट्राई करने के लिए गई थी। वहीं आदित्य सामने ही सोफे पर बैठा हुआ अपना फोन चलाया था, तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और समिति की आवाज से सुनाई दी, आदित्य जी देखकर बताइए ना हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। आदित्य ने एक नजर अपने फोन से हटकर सामने देखा तो उसके होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। वह बिना पलके झपकाए सामने समिति को देखने लगा जो कि उसे टाइम इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। शोल्डर उसके पतले खूबसूरत हाथ उसे दिखाई दे रहे थे। उसकी नजर उसकी कमर पर चली गई जो उस ड्रेस में काफी फिट आ रही थी। वह अपना फोन साइड में रखते हुए खड़ा हुआ और एकदम से समिति के करीब आते हुए उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, सच में ये ड्रेस काफी अच्छी है और तुम्हारी कमर भी इसमें फिट आ गई है। ये कहते हुए उसने उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच ईशानी एकदम से उचकते हुए उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लिए खड़ी हो गई। आदित्य के इस तरह टच करने से उसके गाल एक बार फिर लाल होने लगे। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आदित्य ने उसके चिन को पकड़ के उसका चेहरा उपाय करते हुए कहा, वाओ लिटिल गर्ल, तुम इतना ठंडी हो और तुम्हारी यह गाल इतने लाल क्यों हुए हैं? कौन सी एलर्जी हो गई है? अगर मुझे बताओ मैं कोई इलाज कर पाऊं तो। ये कहते हुए उसने धीरे से उसके गालों को सहलाया। समिति ने कसके अपनी आंखें भींच ली। वह गहरी गहरी सांस लेने गई थी। अगले ही पल आदित्य ने उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से पुश किया। समिति ऐसी हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आदित्य इस तरह झुकने लगा। उसने अपनी गर्म सांसें समिति के होठों के पास होते हुए कहा, तुम इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो, चेंज करके आओ इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। ये कहते हुए वो अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए जाकर सोफे पर बैठा। वही समिति तुरंत आकर खोलकर चौंकते हुए आदित्य को देखने लगी और पैर पटकते हुए चेंज रूम में चली गई। वही उसे जाते देखा आदित्य के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो दोबारा अपने फोन में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ पाठक इंडस्ट्री सीईओ केबिन केशव के सामने अभय खड़ा हुआ था। केशव अपने फोन में कुछ देखते हुए अभय को देखा और कहा, क्या उसका कुछ पता चला? अभय ने कहा, नहीं, शाम होने तक उसका पता चल जाएगा और उसे उठा भी लिया जाएगा, आप बस शांत हो जाइए। केशव ने अपनी आंखें कसके भींचते हुए कहा, जब तक कि वो इंसान मेरे सामने नहीं आएगा और मैं उसे मौत से बदतर सजा ना दे लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अभय हिलाते हुए कहा, बॉस आप प्लीज कम डाउन हो जाइए, मैं अपने आदमी लगाए हैं उसे ढूंढने के लिए, उसका पता तो चल गया है। वो एक लड़की है जो कि उन्हीं के कॉलेज में है, लेकिन वो इस वक्त कॉलेज से फरार है। उसके माता के पिता का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 54, अभय की असिस्टेंट सभ्यता, फिर से मिली चोर, आदित्य की फ्लर्टिंग बातें। आखिर में समिति ने आदित्य के कहने पर एक डार्क रेड कलर की पेफ्लन ड्रेस लड़की जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी, वो इस वक्त ट्राई करने के लिए गई थी। वहीं आदित्य सामने ही सोफे पर बैठा हुआ अपना फोन चलाया था, तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और समिति की आवाज से सुनाई दी, आदित्य जी देखकर बताइए ना हम इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। आदित्य ने एक नजर अपने फोन से हटकर सामने देखा तो उसके होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। वह बिना पलके झपकाए सामने समिति को देखने लगा जो कि उसे टाइम इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। शोल्डर उसके पतले खूबसूरत हाथ उसे दिखाई दे रहे थे। उसकी नजर उसकी कमर पर चली गई जो उस ड्रेस में काफी फिट आ रही थी। वह अपना फोन साइड में रखते हुए खड़ा हुआ और एकदम से समिति के करीब आते हुए उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, सच में ये ड्रेस काफी अच्छी है और तुम्हारी कमर भी इसमें फिट आ गई है। ये कहते हुए उसने उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच ईशानी एकदम से उचकते हुए उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लिए खड़ी हो गई। आदित्य के इस तरह टच करने से उसके गाल एक बार फिर लाल होने लगे। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आदित्य ने उसके चिन को पकड़ के उसका चेहरा उपाय करते हुए कहा, वाओ लिटिल गर्ल, तुम इतना ठंडी हो और तुम्हारी यह गाल इतने लाल क्यों हुए हैं? कौन सी एलर्जी हो गई है? अगर मुझे बताओ मैं कोई इलाज कर पाऊं तो।
ये कहते हुए उसने धीरे से उसके गालों को सहलाया। समिति ने कसके अपनी आंखें भींच ली। वह गहरी गहरी सांस लेने गई थी। अगले ही पल आदित्य ने उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से पुश किया। समिति ऐसी हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आदित्य इस तरह झुकने लगा। उसने अपनी गर्म सांसें समिति के होठों के पास होते हुए कहा, तुम इस ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो, चेंज करके आओ इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। अब आगे, ये कहते हुए वह अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए जाकर सोफे पर बैठा। वही समिति तुरंत आकर खोलकर चौंकते हुए आदित्य को देखने लगी और पैर पटकते हुए चेंज रूम में चली गई। वही उसे जाते देखा आदित्य के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो दोबारा अपने फोन में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ पाठक इंडस्ट्री सीईओ केबिन केशव के सामने अभय खड़ा हुआ था। केशव अपने फोन में कुछ देखते हुए अभय को देखा और कहा, क्या उसका कुछ पता चला? अभय ने कहा, नहीं, शाम होने तक उसका पता चल जाएगा और उसे उठा भी लिया जाएगा, आप बस शांत हो जाइए। केशव ने अपनी आंखें कसके भींचते हुए कहा, जब तक कि वो इंसान मेरे सामने नहीं आएगा और मैं उसे मौत से बदतर सजा ना दे लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अभय हिलाते हुए कहा, बॉस आप प्लीज कम डाउन हो जाइए, मैं अपने आदमी लगाए हैं उसे ढूंढने के लिए, उसका पता तो चल गया है। वो एक लड़की है जो कि उन्हीं के कॉलेज में है, लेकिन वो इस वक्त कॉलेज से फरार है। उसके माता के पिता का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। केशव ने अपने होठों पर डेविल स्माइल लेकर कहा, ओह, इतना बड़ा कांड करने के बाद वो छुप रही है। नॉट फेयर, ये लुका छुप्पी का खेल केशव पाठक के साथ नहीं खेल सकता कोई। उसे ढूंढो और शाम की पार्टी की तैयारी हो गई है। उन्होंने किस किस को इनवाइट किया है? अभय ने सर हिलाते हुए कहा, बॉस उन्होंने तो सबको इनवाइट किया है, हमारे सभी फ्रेंड से, रिश्तेदार और बेसमेंट पार्टी में आएंगे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी ब्रांडेड वॉच में टाइम देखा। केशव ने इस बात को नोटिस करते हुए कहा, अभय वो आज तो तुम्हारी असिस्टेंट आने वाली थी, आज क्या वह आए नहीं? अब आए नहीं? अभय ने तुरंत सार हिलाकर हाँ येस वो मेरे केबिन में बैठ करने के लिए कहा है। केशव ने कहा, मैंने उसे हैंडल करूँ होगा, तुम उसे मिलो, उसे काम समझा दो, शाम को उसे लेकर पार्टी में आना। ये कहते हुए वह अपनी फाइल में बिजी हो गया। अभय ने एक नज़र उसे देखा और तुरंत उसके केबिन से निकल गया। वो लिफ्ट से होते हुए सेकंड लास्ट फ्लोर पर पहुंचा जहां उसका केबिन बना हुआ था। उसके निकलते ही वहां खड़ी एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय सर आपकी असिस्टेंट आ चुकी है, वो इसमें आपका इंतजार कर रही है। वो कई बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। अभय ने सिर हिलाया और वह अपने केबिन की तरफ चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने ही एक चेयर पर लड़की बैठी हुई थी जिसके पीठ दिखाई दे रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस। ये कहते हुए पूजा कर अपनी चेयर पर बैठा। वो बैठने को ही था कि तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर गई। उसे लड़की को देखते ही उसकी आंखें एकदम से फैल गई। वह शॉक होकर उसे लड़की को देखने लगा। वही उसके सामने बैठी लड़की ने जैसे ही अभय की आवाज सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन अभय को देखते ही वह जैसे सदमे में चली गई। वह हैरान और घबराई नजरों से अभय को देखने लगी। यह कोई और नहीं, यह वही लड़की थी जिसने रात अभय से लिफ्ट लेने के बहाने उसे लूट लिया था। मेंटली वैसे ही इट्स वेरी स्मार्ट एक लड़की ने इस वक्त ब्राउन कलर के पेंट और शर्ट के साथ एक ब्लेजर पहने हुआ था। उसके खुले बाल एक तरफ को थे जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहे थे। अभय चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ये किसका कैबिनेट है? अभय ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब के लिए आए हो? वो अभी भी बैठा नहीं था, वह हैरान होकर उसे लड़की को ही देख रहा था। उसे लड़की ने तुरंत हकलाते हुए कहा, वो मैं यहाँ पर मिस्टर अभय तनेजा की असिस्टेंट की जॉब ले आई हूँ। उसने कंफ्यूज होते हुए अभय को देखा। वही उसे लड़की की बात सुनकर अभय को एक जोर का झटका लगा। वो धम से अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उस लड़की की नजर नंबर पर नहीं प्ले पर गई जहां अभय शुक्ला लिखा हुआ था। वो हैरान होकर अभय को देखते हुए बोली, तुम में से अमिन सर हेलो हाँ? वो चुपचाप धीरे से अपनी चेयर पर बैठ गई। वो अभी भी कंफ्यूज थी। वह हैरान होकर अभय को देख रही थी। वो अपने आप में बोली, ओह गॉड पागल, आप क्या कर रही? ऊपर ये जॉब में इंटरव्यू मिला था और यहाँ भी तूने जॉब पहले ही अपने बॉस के साथ कांड कर दिया। गई तू तो गई आज सभ्यता, आज तेरी खैर नहीं, यह नौकरी भी गई तेरे से। वो मुंह बनाते हुए अभय को देखने लगी जो कि उसे घूर रहा था। अभय ने एक नज़र फाइल को देखा और इस फाइल को उठाकर रीड करने लगा। वो उसे फाइल कोडी करते हुए सभ्यता को लेकर बोला, सो मिस सभ्यता, आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक कोई जॉब अप्लाई नहीं की, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? सभ्यता नहीं चौंकते हुए कहा, लेकिन सर ये तो इंटरव्यू हो चुका है ना, मैं तो यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वो कंफ्यूज होकर अभय को देखने लगी। अभय ने कहा, मैं आपका बॉस हूँ या आप मेरी असिस्टेंट हो? तुम, मेरा जो मन में आएगा मैं करूंगा। मुझे आपके बारे में शक है कि आप सच में पढ़ी लिखी है या नहीं। उसकी बात सुनकर सभ्यता की आंखें फैल गई। वो गुस्से में उसे घूर रही थी लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। उसने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, हाँ इंसान मुझे बदला निकाल रहा है। आई एम 100% श्योर जो मैंने इसके साथ किया इस बात का गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन इतनी भी क्या गुस्सा करना है? क्या माफ नहीं कर सकता क्या? एक छोटी सी लिफ्ट ही तो दी थी। उसने धीरे से कहा, सर आप जो रात हुआ उसकी बात को लेकर नाराज हो क्या? अभय ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा,
नहीं, मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूँ। मुझे कोई बात पकड़कर बैठे रहने की आदत नहीं है। मिस सभ्यता, आप मुझे बताएंगे कि अपने 3 साल तक कोई जॉब अप्लाई है? सभ्यता ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, वो मैं एक ऑर्फनेज में काम कर रही थी इसीलिए। अभय ने उसकी बात को काटते हुए कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी असिस्टेंट है, मेरी अभय शुक्ला की। आप असिस्टेंट की जॉब के लिए अपॉइंट कर चुके हैं और आपका सिलेक्ट ही किया जा चुका है। मेरे पास इतने शॉर्ट नोटिस में कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना आपको इस जॉब के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं मानता। सभ्यता उसे घूरने लगी और मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, यह इंसान मुझे क्वालिफाई नहीं मानता। इतनी बड़ी डिग्री क्या मैंने इसलिए हासिल की है कि इसके मुझे ऐसी बातें सुन सकूं? मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। वो कुछ कहने वाली ठीक है, तभी उसे कुछ याद आया। वो एकदम से कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक से उदासी छा गई। वह अपने आप से बोली, नहीं, मुझे इस जॉब की जरूरत है। मैं फालतू बैठना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे पैसों की जरूरत है और पैसे सिर्फ जॉब से मिल सकते हैं। हाँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकती। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। अभय ने अपनी आंखें छोटी लिए उसे देखा तो वो बोली, सॉरी ना सर, मुझे सच में कहीं जरूरी काम लिए मुझे कहीं जाना था। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें थिएटर में जाना था, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक काम करो, केबिन के बाहर जाओ और मेरे लिए काफी लेकर आओ। उसके बाद हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है, बॉस भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, बॉस मतलब आप मेरे बॉस नहीं है? अभय ने उसे ताड़ते हुए कहा, क्या तुमने मेरी प्रोफाइल के बारे में नहीं पढ़ा? सभ्यता ने आंखें छोटी करते हुए कहा, वो आपके बारे में तो पढ़ा था, लेकिन आपका बॉस कौन? मतलब वो हमें टाइम नहीं मिला? अभय ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है मिस सभ्यता, तुमने मेरी फाइल तक नहीं पढ़ी। सभ्यता ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना क्या इंटरेस्टिंग था उसमें? मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट मिल लूंगी, आपकी फाइल नहीं पढ़ी इसीलिए तो आपके बारे में नहीं पता था मुझे, वरना कल रात आपके साथ वो बदतमीजी नहीं करती। वो अपना सिर नीचे झुकाए बैठी रही। उसने देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर मेरे लिए काफी लेकर आओ, हम उसके बाद बॉस के मिलने जाएंगे। सभ्यता ने उसे घोड़ा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अभय ने अपना से बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की मुझे पागल करेगी। जिस लड़की की मुझे शक्ल नहीं देखनी थी, आज वो मेरी असिस्टेंट बन गई है। अगर बॉस का ऑर्डर नहीं होता तो मैं अभी के अभी इसे जॉब से निकाल देता। वही गुस्से में दरवाजे को घूरने लगा। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। अब आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।